सर्दी के मौसम में भी 48 से 72 घंटे में पानी मिल रहा है। पानी की समस्या से निजात मिले, इसके लिए इस बजट में न तो बीसलपुर थर्ड फेज के लिए आज अजमेर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, इस बजट में अजमेर को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। ये विधानसभा के अंदर पिछले समय में मांगे मैंने प्रत्येक प्रकार की वहाँ पे उठाई, जिसके अंतर्गत अजमेर के जो पिछली घोषणाएं हुई थी बजट में, वे भी आज तक कहीं धरातल पर नहीं उठाई हैं। जैसे जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनना था, वह नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिनी फूड पार्क बनना था, वो शुरू तक नहीं हुआ। और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल में 25 करोड़ से सीवरेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उसका कहीं पता नहीं। इसलिए अजमेर के साथ इन्होंने और सबसे बड़ा जो सौतेला व्यवहार किया, वह किया पानी को लेकर के। पानी की अजमेर की समस्या पूरी तरह परेशानी खड़ी कर रही है। यहाँ तक कि सर्दी के मौसम में भी 48 से 72 घंटे में पानी मिल रहा है। पानी की समस्या से निजात मिले, इसके लिए इस बजट में न तो बीसलपुर थर्ड फेज के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा की गई, न वर्तमान व्यवस्था सुधारने के लिए कोई उसमें बजट रखा गया। इसका तात्पर्य कि गर्मी के मौसम में भी इस कांग्रेस सरकार ने अजमेर को प्यासा रखने का शायद ठान रखा है, जिसे निश्चित रूप से जनता बर्दाश्त नहीं करती। अजमेर से जुड़ी हुई 2-3 जो और समस्याएं थीं, उसमें एक थी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोटड़ा में जिस प्रकार से यह आपके तेलंगाना गेस्ट हाउस का और साथ में अल्पसंख्यक छात्रावास का, इसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई। उस पर भी अभी तक मंत्री जी मौन है। जनता ने प्रदर्शन किया, रोज़ अभी भी आंदोलनरत है। कभी हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया, अभी भी लगातार पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं लगी। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया। और साथ के अंदर अजमेर के जिस प्रकार से यूज़र चार्ज न लगे, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। और ये अभी मैंने एक प्रश्न और दे रखा है, जिसमें अन्ना सागर झील के जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, उसमें हमारी मांग थी 2014 से पूर्व हुए निर्माणों पर इन्होंने लाल निशान जो लगाए हैं, वह केवल डर पैदा करने के लिए अफसरों ने अपने ऊपर गाज न गिरे, इसके लिए इस प्रकार की लगाई है। जबकि नियम ये कहता है 2014 के बाद बने हुए ही अपन उनको ठीक करें। लेकिन उस पर किसी प्रकार का नज़रअंदाज करके इतनी बड़ी संख्या कर दी ताकि निर्णय करने में कठिनाई हो। ये इनकी मिली भगत का ही परिणाम है। और मैंने अपने बजट के भाषण में भी काफ़ी कुछ बातें कहीं, जिसके अंदर अजमेर के लिए मैंने कहा कि नया थाना बनाने की आवश्यकता है। MDS यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ की कमी है। और साथ में अजमेर का जो साइंस पार्क है, उसके लिए समय समय पर आवाज़ उठाई। और आज भी उद्घाटन के बाद 4.5-4 साल के अंदर आज तक प्रारंभ नहीं हुआ, जबकि सरकार ने जयपुर, कोटा, बाकी के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया। यानी इस प्रकार का एक और जहाँ सौतेला व्यवहार और दूसरा नज़रअंदाज करना, और साथ में यहाँ की समस्याओं के ऊपर किसी तरह का ध्यान न देना, यह मैं समझता हूँ कि इस सरकार, जो कांग्रेस सरकार इस समय कर रही है, उसके जनता में आक्रोश भी है और उससे जनता इसका बदला चुकाने के लिए भी तैयार बैठी है। और इसके अलावा मैंने को ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी अजमेर शहर में जो ऊंची नीची सड़कें, इनको दुरुस्त करने की भी मैं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज 20,000 पेंशनर्स हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं को तत्काल हल किया जाए, इस मुद्दे को भी उठाया। और मेरे विधानसभा कृषि और खातेदारी भूमि में जो बस्ती कॉलोनियाँ हैं, इनको भी नियमित कर आवासीय पट्टे का मुद्दा उठाया है।
और साथ में ई रिक्शा जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के जो सरपट चल रहे हैं उनको नियमित लाइसेंस जारी करने के लिए भी आवाज़ उठाई है। इस प्रकार विभिन्न समस्या, जो पहला चरण चला उसमें विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का भी मुद्दा उठा। इसमें मेरा आज जो ताज़ा समाचार आए हैं, पेपर लीक के समय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दावे किए कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है और हमने सारे जो कठोर कदम उठाए। अभी हाल ही में कल ही जो पेपर हुआ है वह भी लीक पाया गया है और उस लीक में अंदर उनको नंबर बताया है, तो उस नंबर पे किस प्रकार से 8 बजे ही इस प्रकार का पेपर आउट हो गया है और जिसमें 80% 100 में से हूबहू है। अब ये इस प्रकार के 3531 पद की जो भर्ती हो रही है, यह भी पेपर लीक के भेंट चढ़ गई। कहीं का पेपर था? पेपर था CSE। और इसके अलावा, इस पेपर लीक के अलावा भी मुख्यमंत्री जी इस समय केवल बजट की जो घोषणाएं की हैं कि हम युवाओं को समर्पित है, युवाओं को आपने 1 लाख नौकरियों की भी घोषणा कर दी, लेकिन पिछली नौकरियों का ही कुछ नहीं हुआ। और RPSC का कैलेंडर बन चुका, उसमें नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है और आपके पास काम करने के लिए केवल 5 महीने ही हैं, उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी। तो इस प्रकार लोगों को, युवाओं को बरगलाने का तरीका बंद करो। आप पिछली बार ही, मुझे ध्यान है कि 2013 के अंदर आपने बहुत 8 के अंदर भी बहुत 8 के अंदर तो सरकार आ गई, डींगे हाँकी थी, नंबर 1 मुख्यमंत्री, और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए थे, लेकिन अंत में परिणाम निकला कि 21 सीटों तक समेट लिए। आज इन सारे दावों को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम 3/4 बहुमत से सत्ता बनाएंगे और कांग्रेस के जो एक मंत्री कह भी रखे हाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी तक के हमारे सिमट जाएंगे, तो वास्तव में ये 9 तक सीमित हो जाएंगे। और एक बात और कहूँगा कि बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान मॉडल को अपनाया जाए। इन्होंने गुजरात में खूब कहा कि राजस्थान मॉडल को अपनाएं, लेकिन गुजरात में किसी ने सुना नहीं और कांग्रेस को 16 सीटों पर समेट कर दिया। इसलिए राजस्थान की जनता भी इस मॉडल को ठुकरा चुकी है। तीसरा, ये प्राइवेट जो इस समय हॉस्पिटल्स हैं, इनके बारे में आए कि बिल लाए और बिल में जो प्रावधान है पूरे राजस्थान में इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। उसमें जो प्रोविज़न है, मैं समझता हूँ वह कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसके आधार पे कहीं जनता की सेवा कर ही नहीं सकता, इलाज कर ही नहीं सकता। उसमें एक दिन के 1700 रुपये, उसमें भी उस हॉस्पिटल वाले को भोजन देना पड़ेगा। उसमें कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो करोड़ों खर्चा करके बनता है उसके हो नहीं सकती। और फिर आपने चिरंजीवी की घोषणा की कि 10 लाख से 25 लाख कर दिए। भैया ये भी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। हमने पूछा कि आपने 10 लाख रुपए का किसके जो है ना आपने भुगतान किया है, तो शायद इक्का दुक्का ही कोई है ही नहीं। जब 10 लाख में भी 5 लाख तक प्रोविज़न तो केंद्र सरकार का है, यानी आयुष्मान को इस योजना के साथ जोड़ दिया गया है। तो केंद्र के खर्चे पर आप इस चिरंजीवी योजना को लोगों के बीच में एक पब्लिसिटी करके जो लाभ लेना चाह रहे हैं, जनता समझदार है और होगी नहीं। और कल ही जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने यदि आपको सरकारी जो आपकी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए जैसे आंदोलन पे उतरे, आपने कल ही जयपुर के 175 हॉस्पिटल्स की ज़मीनों के जांच के आदेश दे दिए। इस तरह से डराव ना करना, ये लोकतंत्र है क्या? एक और तो आप ईडी और बाकी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, आपको नैतिक अधिकार क्या है? राजस्थान में भी तानाशाही के माध्यम से इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप जो झुकाना चाह रहे हो, यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। आपके तानाशाही प्रवृत्ति का हम लोग विरोध करते हैं। आप इनके साथ बातचीत करके इसका समाधान करिए। इसका एक ही समाधान है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की सुविधाएं ठीक करें, उनकी परिस्थितियाँ ठीक करें। मूल रूप से तो आपको ठीक करना है, नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में न तो उपकरण है, न डॉक्टर है, न कोई सुविधाएं हैं। आप केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आधार पे ये बिल लाना चाह रहे हो। इसकी सार्थकता तभी होगी जब पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल्स की भी स्थिति किस रूप में देखते हैं? यह सरकार चुनावी साल है, चुनावी वर्ष में इस तरह के कई नाटक आगे भी करेगी।
इनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हिंदुत्व के आधार पर जीत रही है। यह इनके कई आलाकमान से जुड़े हुए लोग कहते भी रहते हैं। इस कारण से वो इस प्रकार के उत्सव मना करके लोगों की सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। लेकिन लोग सावधान हैं। जिस पार्टी के नेताओं का राम में विश्वास नहीं है, और इन्होंने सिब्बल ने तो हल्फनामा पेश किया था कि हम राम पे विश्वास नहीं करते, और इन्हीं के राज में रामचरितमानस पर कई लोग अंगुली उठा रहे हैं, आप मौन धारण किए हुए हैं, और केवल एक जनेऊ पहनना या मंदिरों में जाना या इस प्रकार के उत्सव मनाना वह नहीं है। आइए आप मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम आगे बढ़ाइए तो यह देश विश्व में अपनी ऊंचाइयों पर छुए। बाकी इस तरह के उत्सव मनाने से इनको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। सर, बजट में कई गांव ऐसे हैं जहां पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन न जमीन है न शिक्षक है, क्या कहेंगे? मैं इस अवसर पे एक ही बात को कहना चाहूँगा कि अभी हमने विधानसभा के अंदर हमारे एक सदस्य ने प्रश्न पूछा कि आप भवन की तो आपने स्कूल की कॉलेज की तो घोषणा कर दी है, ये कहाँ स्थापित करोगे? तो मंत्री महोदय का जवाब करें हम धर्मशाला में खोल देंगे। यानी यह केवल उच्च शिक्षा के साथ क्रूर मजाक है, जहाँ न अध्यापक हैं न भवन है, केवल लोगों को करके हमने तुम्हारे यहाँ कॉलेज खोल दिया। आज भी हमारे पास जो 483 कॉलेज हैं उसमें से 90% कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं है, और गांव के अंदर तो दूर, शहरों की ये हालत है। और इसीलिए यह केवल कागज़ों पे बने रहेंगे, न तो इनके भवन बनने वाले 5 महीने में, और न कोई अध्यापक नियुक्त होने वाला है।